I'm Anmol Talreja, your Faculty of Economics and Management, right? So हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका. So आप लोगों ने पढ़ा होगा four areas of management are there, that is marketing management, HR management, production management and financial management. ठीक है. So marketing management I think so आप लोग प्रीवियस कुछ सेमेस्टर्स में भी पढ़ते हुए आए होंगे. एक बुक थी सेमेस्टर 2 में आई थिंक सो था मार्केटिंग मैनेजमेंट शायद. हाँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेटेड पढ़ा था आपने. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट और व्हाट इज मार्केटिंग, कुछ आपको आइडिया हो, बिकॉज आप लोग इस सब चीजों के रिलेटेड अवेयर हो, राइट? सो कोई मुझे बता सकता है क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट या मार्केटिंग क्या होता है? एनीवन? बिजनेस बिजनेस को सेटअप करना. बिजनेस को सेटअप करना. ओके. और कोई? एनीवन? व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट यार? इट्स सो सिंपल. क्या पढ़ के आए हो, उसके अंदर का कुछ आप बता सकते हो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या चीजें आती है, ऐसा कुछ? क्योंकि आए दिन आप लोग देखते रहते हो बिजनेस एंड ऑल, किस तरीके से मार्केटिंग की जा रही है. मैं इतना डीप नहीं जाऊंगी, पहले आपसे पूछना चाहूंगी. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटजी, काइंड ऑफ स्ट्रेटजी कि बिजनेस अगर आपको कैसे आगे बढ़ाना है, यू हैव टू मेक अ एडवर्टाइजमेंट and sales, free sales, you can give products for free, and it's just how the business can increase and the profit of the business can be known to the marketing management. Okay, fine. Okay, so can you tell me what is the objective of marketing management? Can anyone tell me what is the main purpose, what is the main goal of marketing management? Anyone? मैनेजमेंट आप पढ़ते आए हो 12th स्टैंडर्ड में, और उसके बाद आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा है सेमेस्टर 2 के अंदर, राइट? तो थोड़ा बहुत आप बता सकते हो. यस, ऑफ कोर्स, आपने जैसा कहा एडवर्टीजमेंट, अपना सेल्स बढ़ाना करना, ये सब चीजें, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, ये सब चीजें आ जाती है, राइट? यू आर राइट. बट अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं पता चल रहा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज अ गोल. अगर आप आगे चलकर मार्केटिंग करोगे तो आपका क्या पर्पस रहेगा? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, क्या रहता है? मैम ऐसा बोल सकते हैं ना, एज इफ फॉर द कस्टमर यू हैव कस्टमर सेटिस्फैक्शन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. yes, of course, customer satisfaction is the prime goal of the marketing management, of course. क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट की शुरुआत कस्टमर से होती है, खत्म कस्टमर पे होती है, राइट? तो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस, yes, of course, nowadays that is a customer satisfaction. पहले के टाइम पे ऐसा होता था मार्केटिंग करना मतलब सेलिंग करना था, भाई प्रोडक्ट को सेल करो, दैट्स इट. बट nowadays पहले तो कस्टमर की नीड जानो, क्या है नीड, मार्केटिंग रिसर्च करो, कस्टमर कौन से प्राइस पे देने के लिए तैयार है, उसको कौन से क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी सर्विसेज चाहिए, तो वो सब के बारे में जानो पहले तो, एंड देन उसके रिलेटेड प्रोडक्शन करो, देन पैकेजिंग करो, लेबलिंग करो, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है, एडवर्टीजमेंट आ जाती है, प्रमोशन टेक्निक्स आ जाते हैं. सो ये सब चीजें बाद में होती है, ब्रांडिंग रहता है, लेबलिंग रहता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो यू ऑल नो अबाउट दैट, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, ठीक है? सो दिस इज एक्चुअली जनरल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो मोस्ट ऑफ कंपनीज की रहती है, राइट? तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करो कि आपका कैसा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. सो जैसे बालाजी वेफर्स है, राइट? तो बालाजी वेफर्स का क्या होता है, जनरली प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वेफर्स, एंड देन पूरा उसका पैकिंग और लेबलिंग और ब्रांडिंग, ये वो सब कुछ होकर देन उसका वेयरहाउस में जाता है. वेयरहाउस के बाद सीधा फिर जैसे जैसे डिमांडिंग होता है देन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास
जाता है पूरा का पूरा स्टॉक, एंड देन फिर रिटेलर्स आउटलेट्स पे जाता है पूरा का पूरा, एंड देन कस्टमर के पास जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जनरली किया जाता है। तो मतलब ये जितनी भी एक्टिविटीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केटिंग डिमांड, मतलब कि कस्टमर की डिमांड क्या है, मार्केट रिसर्च से स्टार्ट होकर सेलिंग करना, कस्टमर को बेचना, कस्टमर को जब बेच दिया और कस्टमर जो सेटिस्फाई हो गया, इतने बीच में जो भी एक्टिविटीज आती है वो पूरी की पूरी किसके अंदर होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर होती है, राइट। सो सेलिंग कर देना इट्स नॉट इनफ। कोई मुझे बता सकता है कि सेलिंग के बाद भी कुछ रहता है? दैट इज अ प्राइम आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विसेज, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्केटिंग का एंड खाली सेलिंग नहीं होता है, मार्केटिंग का एंड होता है आफ्टर सेल सर्विसेज, कि कस्टमर को बेच डाला, आपकी बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है आजकल के टाइम पे। आजकल आफ्टर सेल सर्विसेज भी दिया जाता है, मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई गई है इसके रिलेटेड, कि कस्टमर को कोई भी इन फ्यूचर चल के कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है तो वो भी आप सॉल्व कर दोगे, because customer satisfaction, ultimately goal of the marketing management is the customer satisfaction। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट अब भी 3 गोल पे चलता है। सबसे पहला कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दूसरा आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ कोर्स क्योंकि कंपनी है, प्रॉफिट के लिए तो काम करेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एंड द थर्ड वन दैट इज द सोशल रिस्पांसिबिलिटी। आजकल सोशल रिस्पांसिबिलिटी बहुत हो गया है कि कस्टमर को हमको कोई भी गलत प्रोडक्ट या हम लोगों को कुछ ऐसा क्वालिटी का प्रोडक्ट वगैरह जो हम लोगों ने वादा किया है जिस तरीके से, वैसा ही हम लोगों को प्रोडक्ट बेचना है। तो सोसाइटी को कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए, सोसाइटी हैप्पी रहनी चाहिए, तो ये भी आजकल के टाइम पे मार्केटिंग के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है, राइट। प्लस अब नेक्स्ट मैं बात करूं तो हाउ मेनी पीस आर देयर इन मार्केटिंग? जनरली मार्केटिंग चलता है 4 पीस पे, वो 4 पीस मुझे कोई बता सकता है कि which are they 4 पीस ऑफ द मार्केटिंग? मार्केटिंग 4 पी पे चलता है। यस, प्राइस, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, Promotion. प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस, promotion, प्रमोशन। यस ऑफ कोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग बोल सकते हैं प्लेस को। सो जनरली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। तो ये 4 पीस पे मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा चलता है। बट ये सब चीजें आप ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब आपके बुक के अंदर जो चीज बताई है, आपके बुक का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट ही, लेकिन इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से रहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट या क्या, वो बताया है। तो आपके 4 यूनिट्स इसके अंदर, एंड यू ऑल नो दैट इज अ 25% वेटेज ऑफ ईच यूनिट। तो आपका सबसे पहला है सर्विस मार्केटिंग, क्योंकि आप लोगों ने गुड्स रिलेटेड जो भी मार्केटिंग थी वो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ी है। सर्विस रिलेटेड मार्केटिंग, एक्चुअली टोटल देयर आर 7 पीस, 7 पीस है मार्केटिंग के अंदर, गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर। तो आप सर्विस मार्केटिंग इसके अंदर पढ़ोगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, के कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन मेंटेन करना है, आजकल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग चल रहा है हर एक बिजनेस के लिए। CRM जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, दैट इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कितने भी कॉम्पिटिटर्स हो लाइन में, आपके कितने भी कॉम्पिटिटर्स, लेकिन आपका कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है वो डिपेंड करता है आपकी गुडविल पे, आपकी सेल्स, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, ठीक है। सो उसी पे कस्टमर रिलेशनशिप जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपका मार्केट में नाम, रैप्यू, देन प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स और सब कुछ आपका बढ़ सकता है। सो नाउअडेज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए वो भी आपको इसके अंदर समझाया हुआ यूनिट 1 के अंदर पूरा वो है। यूनिट 2 के अंदर आप पूरा का पूरा रिटेलिंग पढ़ोगे। आए दिन हम लोग रिटेलिंग तो देखते ही है, कोई भी काउंटर आप देख लो, कोई भी बिजनेस, रिटेल आउटलेट्स कितने सारे हैं। तो रिटेलिंग इन इंडिया, तो इसके अंदर रिटेलिंग क्या है, देन टाइप्स ऑफ रिटेलिंग किस तरीके से होती है, यू नो द वेजिटेबल मार्केट, हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स रहते हैं, मॉल्स में रिटेलिंग है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इतने सारे रिटेल आउटलेट्स हैं, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट,
डी मार्ट, बिग बाजार, जितना भी आप ले लो, ये सब कुछ क्या है, रिटेलिंग। ठीक है, सो रिटेलिंग रिलेटेड आपको पूरा बताया हुआ है, रिटेलिंग इन इंडिया, बेनिफिट्स क्या है रिटेलिंग के, इंडिया में रिटेलिंग का बिजनेस किस तरीके से एक्सपांशन होता जा रहा है, वो सारी चीजें बताइए आपको सेकंड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट के अंदर आपको रूरल मार्केटिंग बताइए। दिस इज एक्चुअली, देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अर्बन में ही सेल होती है, ठीक है, काफी ऐसी कंपनीज है जिनकी सेल रूरल में। आपने देखा है वो शैम्पू के छोटे छोटे सैशेस, चाहे आप कोई भी देख लो, डव देख लो, क्लिनिक प्लस देख लो, बीच में ना वो चिक करके शैम्पू भी आता था। तो ये सब छोटे छोटे सैशे या पैराशूट का इतना छोटा बॉटल एंड ऑल, ये सब चीजें क्यों निकाल रहे हैं? या आप इवन ऐसे काफी सारे वो देखते होंगे आप, जूसेस वाले भी चीजें होती है जिनमें छोटे 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 पैकेट्स रहते हैं, या टेट्रा पैक्स रहती है, या पेप्सी की छोटी छोटी बॉटल्स रहती है, जो रूरल एरिया में ज्यादा सेल होती है। तो हम लोगों को रूरल मार्केटिंग कैसे करनी है, मतलब एक चीज ये है कि आप अपना प्रोडक्ट रूरल एरिया में कैसे बेच सकोगे, दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, राइट। फिर कोलगेट की वो छोटी 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 पेस्ट रहती है, पेप्सोडेंट में भी रहता है, या फिर सोप में भी ऐसे छोटे छोटे रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से रूरल एरिया में भी सेल के लिए तैयार होए, दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, कि रूरल एरिया वाले आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें। तो आपको मार्केटिंग किस सेंस से करनी है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताइए। रूरल मार्केटिंग इन इंडिया कैसे की जाती है, कैसे सेगमेंटेशन होता है, सेल्समैन में कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसको रूरल मार्केट में सेल करना है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क। ठीक है, तो ये यूनिट 3 में आप पूरा रूरल मार्केटिंग रिलेटेड करोगे। एंड यूनिट 4 जो आपका है केस स्टडीज, यहाँ पे आपको केस स्टडी क्या होती है, सबसे पहली चीज, सो केस स्टडी इज सो सिंपल कि आपके पास एक केस आता है, उसको आप स्टडी करते हो एंड देन उसका प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन निकालते हो। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ रिसर्च। ठीक है, हम लोग रिसर्च जैसे करते हैं, कोई हाइपोथेटिकल हम लोग केस ले ले, या फिर कोई कंपनी का केस ले ले हम लोग, तो इस तरीके से हम लोग केस स्टडीज वगैरह करते हैं। तो केस स्टडीज में यहाँ पे आपको एडवांटेजेस क्या है और किस तरीके से केस स्टडी की जाती है, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। देन बहुत सारे अलग अलग कंपनीज का यहाँ पे, कि गुजरात स्टेट टूरिज्म का केस स्टडी बताया हुआ है, रूडी दैट इज गुजरात मॉडल ऑफ रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रसना का, हाँ, रसना के जो छोटे छोटे पैक्स आते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रूरल मार्केट्स में, या क्या, दैट इज एफएमसीजी से रिलेटेड है पूरा। डाबर का बताया हुआ है, और कोलगेट, ये सब के यहाँ पे आपको केसेस बताए हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है आपका ये पूरा का पूरा मार्केटिंग, आपको मजा आएगा बहुत। और मैं आज जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 2 आपका, यूनिट 2 रिटेलिंग इन इंडिया। ठीक है, चलो फटाफट बताओ रिटेलिंग क्या होता है, या रिटेल स्टोर्स, या रिटेलिंग करना, रिटेल मार्केट। शॉप से हम लोग जो भी सेल करते हैं, चाहे selling products in small quantity. Yes, selling product in small quantity to किसको बेचते हैं? कस्टमर्स। कस्टमर्स। खरीदते किससे हैं? Wholesalers होलसेलर्स। or by the manufacturers. यस, या मैन्युफैक्चरर से, मतलब प्रोड्यूसर से, या तो फिर सीधा होलसेलर से, या डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कहा जाता है, राइट, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, तो उनका क्या होता है, थोड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्ड भी हम लोग बोलते हैं। तो जैसे बालाजी वेफर्स देख लो या पेप्सी देख लो, इन सबके डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग बोलते हैं, होलसेलर्स नहीं बोलते। इनको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स बोला जाता है। सो यू नो डिस्ट्रीब्यूटर्स जिसके पास बहुत बड़ा स्पेस होना चाहिए, राइट, जहाँ पे वो इतना बड़ा स्टॉक रख सके और अलग अलग एरिया में सप्लाई कर सके रिटेल आउटलेट्स को, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटेलिंग। आपके आसपास जितने भी रिटेल, आप कॉलेज पे जाते हो, आपके पास इतने सारे रिटेल स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब
हम लोग नाम जितने ले उतने कम है, ठीक है। सो रिटेलिंग बहुत अच्छी एक्सपांशन हो रही है हमारे इंडिया में। सो जनरल आपको रिटेलिंग की मीनिंग वही बताई है कि रिटेलर और रिटेल स्टोर, ठीक है, जिसका अल्टीमेटली किसको सेलिंग होता है, कस्टमर को सेलिंग होता है इन अ स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, जैसा कस्टमर डिमांड करे, जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो, एंड द परचेजिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर और द होलसेलर, ठीक है। सो दिस इज द एकदम जनरल मीनिंग है। फिर यहाँ पे आपको आ जाता है एक चैनल्स ऑफ रिटेलिंग दिया हुआ है, भले यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन पीछे भी आपको डिटेलिंग किया है इसके अंदर कि हॉकर्स, ये लाड़ियां आप देखते हो फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की और इन सब की। फिर हार्ट्स, हाँ हार्ट लगते हैं एक्चुअली, है ना, लोकल मार्केट ही है वो भी, ऐसे ओपन लोकल मार्केट रहता है, वस्त्रापुर पे आप देखोगे तो इस तरीके से लगता है, पूरा ऐसे मार्केट लगता है जहाँ पे आपको फेमस फेमस आइटम्स मिले, गुजरात की या अहमदाबाद की, टेक्सटाइल रिलेटेड कुछ ऐसा कॉटन की बनी हुई चीजें मिले आपको, या फिर कुछ ऐसे क्ले आइटम्स, आपको कुछ एंटिक आइटम्स एंड ऑल सब कुछ मिल रहा हो, तो ऐसा मार्केट लगता है जिसको हम लोग हाट बोलते हैं। फिर स्ट्रीट ट्रेडर्स रहते हैं जो गलियों में आते हैं, स्ट्रीट्स में आते हैं बेचने के लिए। फिर बिजनेस ऑन फिक्स डे, यस, आप लोग देखते होंगे मंगलवारी बाजार, ऐसा सब कुछ बहुत लगता है, शनिवारी बाजार, रविवारी बाजार, ऐसा बहुत सारी सब चीजें अलग अलग एरिया में, आप जामनगर देख लो, फिर सूरत देख लो, इवन अहमदाबाद में भी ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे ऐसे सारे मार्केट्स लगते हैं एक दिन का, मंगलवार के दिन पे या रविवार के दिन पे, ऐसा सब लगता है। जनरल स्टोर्स है काफी सारे, स्पेशल स्टोर्स है, ठीक है। स्पेशल स्टोर्स मींस जैसे शोरूम्स एंड ऑल हो जाते हैं, और जनरल स्टोर्स मतलब वहां पे आपको मोस्टली हर एक आइटम मिल रही होती है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो आइटम्स मिल रही हो, या सिर्फ टेक्सटाइल मिल रहा हो, या सिर्फ वॉचेस मिल रहे हो, या हैंडबैग्स मिल रहे हो, लेकिन जनरल स्टोर इट्स लाइक बहुत सारी आइटम्स आपको एक ही दुकान पे मिल जाती है। फिर कोऑपरेटिव स्टोर्स है, मेल स्टोर्स है, सेकेंड हैंड स्टोर्स है, सुपर, इन सब का डिटेलिंग पीछे दिया हुआ है, और ज्यादा डिटेलिंग किया है इसमें, तो जस्ट एक ऊपर ऊपर से नाम लिखे हैं, तो हम लोग इसको वैसे भी डिटेलिंग करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर में से मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस आईएमपी बता दूंगी, कौन से आईएमपी हो सकते हैं और चांसेस किसके हैं आने के। तो पेज नंबर 56 आप लोग खोल देना और एक जस्ट टिक मार्क कर देना कि कौन से इंपॉर्टेंट है। एक आ जाता है ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, नेचर एंड रिटेलिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्जिन एंड सेल। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ रिटेलिंग, थर्ड नंबर। फिफ्थ नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। फिर है सेवेंथ, दैट इज वेरी आईएमपी, हाँ, रिटेलिंग इन इंडिया। दिस इज मैनी टाइम्स क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये चीज, रिटेलिंग इन इंडिया, सेवेंथ नंबर, ठीक है। और स्प्रेड ऑफ रिटेल चेन्स भी हम लोग कर लेंगे। और एक 11th नंबर है, स्प्रेड ऑफ शॉपिंग मॉल्स इन इंडिया, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर से जो आईएमपी है, बाकी सारे इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसके फीचर्स दिए हुए रिटेल बिजनेस के, दैट इज परचेज फ्रॉम होलसेलर, मोर बिजनेस ऑन क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट चलता है, हाँ थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है इन लोगों का। यहाँ आप ग्रोसरी शॉप देख लोगे तो वहां पे भी लोगों का क्रेडिट पे चलता है, हाँ हम लोग कल देंगे, आके परसों देंगे, या 15 दिन का इकट्ठा पैसा हो जाता है ना, तो वो लोग पे करते हैं। या पान की दुकानों पे आप देख लोगे तो वहां पे भी क्रेडिट वगैरह चल रहा होता है। फिर परचेज फ्रॉम फिक्स्ड एजेंट और बिजनेसमैन, हाँ उनका क्या होता है, एजेंट या तो बिजनेसमैन है ना, फिक्सिंग होता है कि भाई उसी से जाके परचेज करते हैं या फिर क्या, तो वो चीज रहती है रिटेल बिजनेस में। फिर बेनिफिट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, हाँ अगर कुछ भी प्राइस राइज हो जाता है तो वेजिटेबल मार्केट वालों को तो फायदा ही फायदा है ना, ये हॉकर्स लोगों को, भाई वो लोग ने तो कम प्राइस में लेकर आए थे वो प्याज या फिर आलू या फिर टमाटर वगैरह, और फिर अभी अचानक से उसका प्राइस राइज हो गया, 80 रुपए किलो टमाटर हो गए, 70 रुपए किलो प्याज हो गए या क्या, तो उनका फायदा उनको मिलता है इस चीज का। फिर है सेल टू कंज्यूमर ऑन कैश, यस कैश बेसिस पे ही होता है जनरली, यहाँ तो आजकल डिजिटलाइजेशन, पेटीएम, गूगल पे, जिंदाबाद भाई। फिर है न्यूमरस प्रोडक्ट्स, बहुत सारे उनके डेली यूज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं रिटेल आउटलेट्स पे। फिर ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं काफी बार। सोप, तो खाली सोप में आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सोप में आप डीमार्ट में देख लो, पूरा आपको एक
पूरा एक डिपार्टमेंट ही सोप्स का मिलेगा, एक पूरा डिपार्टमेंट ही आपको बॉडी लोशंस का मिलेगा, एक पूरा डिपार्टमेंट ही आपको वेफर्स का मिलेगा, जैसे डिपार्टमेंट्स तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं रिटेल आउटलेट्स पे। फिर लिमिटेड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोरेज, हाँ इतना ज्यादा, क्योंकि उनका क्या होता है, ले आए सेल किया, फिर माल भरवाया, फिर सेल किया, फिर माल भरवाया, फिर सेल किया, ऐसा होता है रेगुलर बेसिस, तो उनका इतना स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं होता है हर एक बिजनेस में। देखो वो क्या बोलते हैं अपने रेड कटिंग एंड ऑल, खाने पीने की जो आइटम्स होती है ना, वहां पे तो आपको देखने को मिलता ही है। इवन कपड़े मार्केट में भी आप जाओगे ना, कपड़े वाले बिजनेस पे, उसमें भी आपको रेड कटिंग या दूसरी ऐसी सब चीजें आपको देखने को मिलती है, भले रिटेल शॉप्स है या कुछ भी, बट तो भी इतना ज्यादा स्टोरेज इशू और ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनका क्या होता है, आता है चला जाता है, आता है माल फिर चला जाता है, ठीक है, तो थोड़ा फ्लो अच्छा रहता है। होलसेलर्स का क्या होता है, उनको जमा करके रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्टॉक करना पड़ता है, राइट। फिर आ जाता है नेबरिंग क्लास ऑफ कस्टमर्स, ये आसपास के कस्टमर्स होंगे या क्या। फिर यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वड़ा पाव की दुकान होगी या क्या, तो हम लोग चले जाते हैं वहां पे, चलो भाई यहीं पे जाना है, हमको लगी है भूख, तो हम लोग वड़ा पाव खा के आए, दाबेली खा के आए। तो सर रिटेल वाले हमारे आसपास ही होते हैं और नेबरिंग क्लास ऑफ कस्टमर्स होते हैं, जिनको हम लोग पर्सनली अच्छे से जानते हैं। फिर है क्रेडिट टू नॉन कस्टमर, हाँ इसमें ये चीज आती है कि क्रेडिट जो दिया जाता है वो नॉन कस्टमर को दिया जाता है, कोई भी अननोन कस्टमर को क्रेडिट नहीं देते। हाँ भाई पहचान वाला है, भाई हमारे दुकान से ही खरीदता है ये सारी चीजें, पूरा ग्रोसरी का पूरा सामान वगैरह, तो उसको ठीक है क्रेडिट दे देंगे। फिर होम डिलीवरीज भी होती है, यस आजकल तो भाई सब कुछ फोन पे, सब्जियां भी घर पे पहुंच जाएगी भाई आपके, तो ये होम डिलीवरीज वाला सिस्टम चालू हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं रिटेल बिजनेस के। फिर आ जाता है आपका नेचर ऑफ रिटेलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्जिन एंड सेल। देखो मार्जिन रखना कि भाई कहाँ पे कितना मार्जिन होते हैं, सेल कैसी होती है वहां पे, तो यहाँ पे आप पीछे आ जाओ, पेज नंबर 60 पे आ जाओ, वहां पे है ना चार्ट बनाया हुआ है, मैं ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे है आपका टोटल हाई सेल ऊपर, फिर आ जाता है आपका इधर हाई प्रॉफिट मार्जिन, फिर इधर लो प्रॉफिट मार्जिन, मतलब हम लोग ये भी देख रहे हैं ना, प्रॉफिट प्रॉफिट हाई लो, टोटल हाई सेल लो सेल, तो हम लोग ऑल्टरनेटिव्स निकालेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लो सेल, ठीक है। अभी इस बॉक्स में अगर हम लोग आ जाए, ये वाले साइड बॉक्स में, तो यहाँ पे क्या है, सेल भी हाई है एंड प्रॉफिट मार्जिन भी क्या है, हाई प्रॉफिट मार्जिन। तो मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर सेल भी ज्यादा हो रही है एंड द प्रॉफिट मार्जिन ऑन द प्रोडक्ट्स आर आल्सो हाई? ऐसा कौन सा बिजनेस आपने देखा हो? एनीवन, कोई बता सकता है? आपके बुक में तो ग्रोसरी स्टोर्स दिया है, हाँ बोल सकते हैं, बट मैं और भी एक एग्जाम्पल चाहती हूँ कि कोई और एग्जाम्पल बताए मुझे। एनीवन? सबसे बड़ा बताऊं आजकल के टाइम पे क्या चल रहा है, हाई प्रॉफिट एंड हाई सेल मेडिकल स्टोर्स, जिनका सेल भी जबरदस्त का चल रहा है एंड द प्रॉफिट मार्जिन इज आल्सो वेरी हाई। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी एग्जांपल में मेडिकल स्टोर्स, ठीक है। या फिर जानी मानी वड़ा पाव की दुकान होगी ना, तो जिसका काउंटर जिनका बहुत जबरदस्त है, उसका मार्जिन भी जबरदस्त निकलता है, फेमस दुकान होगी या क्या, वो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि उसका जनरली मार्जिन कम होता है, तभी सेल ज्यादा होती है उसकी, ठीक है। तो वड़ा पाव जैसे उसने 20 रुपए 25 रुपए का ही जस्ट रखा हो बटर वड़ा पाव, तो उसका क्या होता है, मार्जिन कम होता है, सेल ज्यादा होती है, तो वो चीज कहाँ पे आएगी, यहाँ पे सेल ज्यादा मार्जिन कम। तो यहाँ पे आ रहा है सेल ज्यादा, हाई सेल एंड लो मार्जिन,
तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे वड़ा पाव, या फिर दिवाली के टाइम पे डीमार्ट, जहाँ पे मार्जिन एकदम कम हो जाते हैं, डिस्काउंट्स पे डिस्काउंट्स ऑफर हमको मिलते हैं। या फिर ऐसा होगा जहाँ पे सेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा कर्नावटी पगरखा, सुना है किसी ने? एनीवन? कर्नावटी No. पगरखा हाँ, सुना है? यस। हाँ, या फिर गर्ली सीजी रोड पे, गर्ली 50%, उसने गर्ली ने जैसे ही 50% ऑफ लगाया ना, शुरू हो जाएगी भाई उसकी सेल। मार्जिन कम, सेल ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे डिस्काउंटिंग स्टोर्स जो होते हैं वहां पर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। समझ गए क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? जैसे डिस्काउंटिंग स्टोर्स एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डिस्काउंटिंग वाला है ना, सेल जिसने निकाली होगी या क्या, वैसे सारे स्टोर्स यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाए हम लोग इस वाले बॉक्स में, तो इस वाले बॉक्स में है प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, सेल लो। तो हाई प्रॉफिट मार्जिन, लो सेल। कोई रेयर प्रोडक्ट्स हो, कौन से कोई भी रेयर प्रोडक्ट्स हो, उनका बल सेल्स कम होता होगा, वो प्रॉफिट रेयर ज्यादा प्रोडक्ट्स होता है। हो और लग्जेरियस प्रोडक्ट्स हो, जिनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है एंड द सेल इज वेरी लो। तो मैं ऐसा बता सकती हूँ यहाँ पे लग्जेरियस आइटम्स एंड ऑल, डायमंड्स हो गए या क्या हो गया, तो जिनका प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त का रहता है, हाँ। या ब्रांडेड गुड्स आप ले लो, उनका सेल कम, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। या कोई भी ब्रांडेड आप फुटवेयर में चले जाओ, और या तो ब्रांडेड आप क्लोथिंग में चले जाओ, उसमें आपको यही देखने को मिलता है, हाई प्रॉफिट मार्जिन एंड लो सेल, ठीक है। या वेस्ट साइड आप चले जाते हो, या पेंटालून्स आप चले जाते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाले बॉक्स में अगर हम लोग आ जाए, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? लो प्रॉफिट मार्जिन एंड लो सेल। तो प्रॉफिट मार्जिन है लो, लो प्रॉफिट्स, एंड द सेल इज आल्सो लो। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ जनरली होता हो या क्या। कोई स्मॉल स्टोर हो जहाँ पे कोई बहुत सारी शॉप्स हो, तो वहाँ पे कोई मतलब कोई कैसे बंद करने वाली बात हो, बट वहां पे सेल भी इतनी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में केस होना ऐसा थोड़ा रेयर है, बहुत ज्यादा मुश्किल है एक्चुअली। ऐसा नहीं होता है कि प्रॉफिट भी लो हो एंड द सेल इज आल्सो लो। मतलब दुकान क्यों चल रही है भाई, बिजनेस क्यों खोल के रखा है जब कुछ हो ही नहीं रहा है? तो ना सेल हो रही है ना प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि देखो बिजनेस के अंदर है ना, आप या तो सेल्स को कंट्रोल कर सकते हो या तो प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो आपकी सेल्स कम हो जाएगी, क्योंकि आपको प्राइस क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ता है, राइट। इसी तरीके से अगर आपको सेल्स ज्यादा चाहिए तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा, दो ही चीज होती है। तो ये दोनों हाथ में लड्डू नहीं आएंगे, कोई ना कोई तो अप डाउनिंग होगा ही होगा, राइट। तो ये दोनों डाउन हो, आई थिंक सो, मेरे हिसाब से ऐसा प्रैक्टिकल सिचुएशन में पॉसिबिलिटी बहुत, मतलब बहुत कम है। आई थिंक सो 1% बहुत हो गया ऐसा हमको देखने को मिले तो, ठीक है। क्योंकि वहां पे बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, मैनेजमेंट नहीं होगा अच्छे से, कैपिटल नहीं होगा। मतलब क्यों खोल के रखा है? मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि जब प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, सेल भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो क्यों दुकान खोल के रखिए, बंद कर दो ना, ठीक है। सो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जस्ट रीड करना इसके रिलेटेड, क्योंकि इसके अंदर आप एग्जाम्पल्स भी बताओ क्या होगे तो अच्छी बात है। जितने आप एग्जाम्पल्स के बारे में बात करोगे ना, तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। फिर आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ रिटेलिंग। सो टाइप्स ऑफ रिटेलिंग इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, A, B, C. So retailing through stores or shops, retailing without shop, retailing through organization. तो organization में तो मैं बोल सकती हूँ मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, ऐसी सब चीजें आ जाती है, फ्रेंचाइजीज, राइट। रिटेलिंग थ्रू स्टोर्स या तो शॉप्स, तो जनरल स्टोर्स आ जाते हैं। आपके आसपास में जनरल स्टोर्स तो अवेलेबल होते ही है हर किसी के घर के आसपास। स्पेशल स्टोर्स जहाँ पे स्पेशल कुछ आइटम्स मिल रही हो, हैंडबैग्स, वॉचेस,
ऐसे दो चीजें साथ में मिल रही हो। स्पेशल स्टोर्स, राइट, सिर्फ स्पेशल आइटम्स मिल रही हो या क्या ऐसा। या वाड़ीलाल का कैटलॉग आउटलेट देखो, शोरूम्स, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कैटलॉग शोरूम्स, फुटवेयर शोरूम्स स्टोर। वगैरह, हाँ, शोरूम्स बोल सकते हैं हम लोग। शोरूम्स। स्पेशल स्टोर्स जैसे वाड़ीलाल का आउटलेट है, उसमें सिर्फ आइसक्रीम ही आपको मिलेगी। तो स्पेशल स्टोर्स, पर्टिकुलर स्पेशल चीजें ही वहां पे आपको जस्ट मिलेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो जैसे होते हैं ना छोटे छोटे मार्केट, जैसे रिलायंस स्मार्ट है, दैट इज ऑल्सो डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, बिग बाजार है, वो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, क्योंकि हर एक चीज डिपार्टमेंटल वाइज बड़ी होती है एंड द वेरी बिग, बहुत बड़ा उनको स्पेस चाहिए होता है सारा स्टोर करने के लिए। ठीक है, सो डीमार्ट इज ऑल्सो डिपार्टमेंटल स्टोर हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन डीमार्ट के क्या है, बहुत सारे आउटलेट्स है एंड बिग बाजार के भी बहुत सारे आउटलेट्स है, तो वो है ना चेन स्टोर्स भी कहला सकता है, समझे। तो चेन स्टोर्स यू नो कि भाई अलग अलग एरिया में वही नाम से वही तरीके से पूरा रहे, तो वैसा चेन स्टोर्स भी हो सकता है। हम लोग दोनों बोल सकते हैं, डिपार्टमेंटल भी बोल सकते हैं, चेन स्टोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर में, दोनों में मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स है ना थोड़ी बहुत सिमिलर आ ही जाती है। गवर्नमेंट शॉप्स यू नो, जो राशन की दुकानें ऐसी सब चीजें होती है, या गवर्नमेंट की इवन वेजिटेबल्स रिलेटेड भी ऑर्गेनिक वगैरह कुछ हो आइटम्स, या क्या फिर खादी खादी वगैरह कुछ कपड़े वगैरह मिलते हो, वैसा गवर्नमेंट की कोई शॉप्स वगैरह हो, ऐसा हो सकता है। फिर है ऑफ प्राइस स्टोर्स, मतलब जो कैसे होता है कि थोड़ी बहुत नुकसान वाली जो चीजें होती है ना, बस वो ले आते हैं और थोड़ा बहुत सस्ते भाव में बेच डालते हैं, जैसे थोड़ी नुकसानी वाली जो चीजें होती है ना लेके बेच दो, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ ऑफ प्राइस स्टोर्स। सो मतलब जो एमआरपी वगैरह कुछ होगी ना, उससे कम रेट में निकाल देंगे वो। फिर मेल स्टोर्स है, मतलब वो डिलीवरी के लिए स्टोर्स एंड ऑल, पहले चलता था मेल स्टोर्स, अभी तो इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम हो गए हैं मेल स्टोर्स। फिर सेकेंड हैंड स्टोर्स, सो सेकेंड हैंड माल लेकर आते हैं एंड दिल्ली दरवाजा पे आपको ये देखने को मिलता है, सेकेंड हैंड लेकर आते हैं और फिर बेच डालते हैं, स्वेटर्स होंगे, जैकेट्स होंगे, ऐसा सब हम लोगों ने देखा है बहुत। फिर सुपर स्टोर्स दैट इज मॉल्स, है ना, जैसे रिलायंस का सुपर मॉल, या क्या बोलते हैं अपने इस्कॉन मॉल वगैरह, बहुत सारे ऐसे। फिर डिस्काउंट स्टोर्स जहाँ पे ऑफर्स चलती हो, 50% ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ, बाय वन गेट वन, ऐसे सारे स्टोर्स। फिर कैटलॉग शोरूम्स, सो पूरा मॉल। कैटलॉग शोरूम्स में दिखाया जाता है पर्टिकुलर कैटलॉग, जैसे आजकल है ना केक्स में बहुत ज्यादा ऐसा चल रहा है, पहले वो आपको दिखाएंगे कि अगर आपको ऑर्डर करना है केक्स, तो आपको वो पहले फोटोज पूरा कैटलॉग दिखाएंगे कि आपको कौन सा ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है, ऐसा सब पूछते हैं, कस्टमाइज करते हैं ना आजकल पूरा केक्स एंड ऑल का। तो या फिर वॉचेस का हो गया, ऐसे सब चीजें। तो हम लोगों को ऑर्नामेंट्स में भी हम लोगों को कैटलॉग दिखाते करते हैं, और उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर, यस ऑफ कोर्स, फर्नीचर में भी ये चीज अपने को देखने को मिलती है। तो कैटलॉग शोरूम्स। फिर रिटेलिंग है विदाउट शॉप्स, विदाउट शॉप्स में डायरेक्ट सेलिंग, जैसे सेल्समैन घर पे आता है जूसर मिक्सर ग्राइंडर बेचने, या कोई वॉशिंग पाउडर बेचने, या कुछ चीज बेचने, तो ये डायरेक्ट सेलिंग हो गया। फिर डायरेक्ट सेल थ्रू प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल कर रहा है डायरेक्टली, मतलब कोई मीडिएटर कोई एजेंट कुछ है ही नहीं, तो उनके खर्चे वर्चे बचे। आजकल क्या हो गया है विदाउट शॉप्स में, ये डायरेक्ट सेल जो चल रहा है ना, वो ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है, इंस्टाग्राम पे आप देख लो, डायरेक्ट प्रोड्यूसर बेच रहा है, कोई शॉप नहीं, कुछ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट सेलिंग करो। ठीक है, थ्रू प्रोड्यूसर ही हो रहा है। फिर थ्रू सेल, डायरेक्ट सेल थ्रू सर्विसेज, मतलब सेल भी हो रही है प्लस एक्स्ट्रा सर्विसेज वगैरह भी दी जा रही है, ऐसा। फिर सेल बाय मशीन्स, सो मशीन्स में तो आप लोग देखते हो कॉफी रहती है, मतलब एयरपोर्ट्स पे और ऐसे सब जगह पे आपको मशीन्स के थ्रू आप कॉइन्स वगैरह डालोगे, फॉरेन में ऐसा बहुत ज्यादा है। वेंडिंग मशीन्स। हाँ, वेंडिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड ऑल, तो ये सब चीजें आ जाती है विदाउट शॉप। फिर है रिटेलिंग थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चेन स्टोर्स में आ जाते हैं सारे के सारे, जैसे मैकडॉनल्ड्स बता दिया मैंने, पिज्जा हट है, बर्गर किंग है, ये सब चेन स्टोर्स है। चेन स्टोर्स भी है थोड़े बहुत,
और फ्रेंचाइजी भी आ जाता है। हाँ, फ्रेंचाइजी भी आ जाता है। एक्चुअली क्या है, थोड़ा बहुत इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, थोड़े बहुत सिमिलर। चेन स्टोर में मैं जो एग्जांपल लिखती हूँ ना, वो बोलती हूँ बाटा लिखो। बाटा का क्या है, चेन स्टोर पूरा का पूरा वैसे, या पीटर इंग्लैंड ले लो, या फिर ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, आप वो ले सकते हो चेन स्टोर्स के अंदर। फ्रेंचाइजी के अंदर मैकडोनल्ड्स ले लो, बर्गर किंग ले लो, पिज्जा हट ले लो, सबवे ले लो, जो लेना है वो ले सकते हो आप। जय भवानी ले लो भाई, कैफे कॉफी डे ले लो आप। तो ये थोड़ा बहुत चेन स्टोर भी हो जाता है, थोड़ा बहुत फ्रेंचाइजी भी हो जाता है, ठीक है, ऐसे सब। फिर है वॉलंटरी चेन स्टोर्स, जो अपने मन मर्जी से चेन स्टोर्स खोल देते हैं, या तो कोई कंपनीज के थ्रू ही होता है चेन स्टोर। तो कंपनीज के थ्रू मैंने आपको नाम बताया कि बाटा है या फिर पीटर इंग्लैंड वगैरह सब कुछ है। फिर है सेल थ्रू फ्रेंचाइजीज, तो ये यू ऑल नो अबाउट दैट फ्रेंचाइजी। एंड फिर है एलियंस विद द कोऑपरेटिव स्टोर्स। इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, उनके अंदर ही स्टोर्स बने हुए रहते हैं और वहीं से वो लोग मेंबर्स ही परचेजिंग वगैरह करते हैं कोऑपरेटिव स्टोर्स। ऐसा होता है जनरली, अंदर बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, वहाँ के मेंबर्स ही, उनको कार्ड्स एंड ऑल या कूपन्स एंड ऑल सब दिया जाता है और वो लोग अंदर मेंबर्स ही परचेजिंग ज्यादातर करते हैं, ठीक है। फिर सेल थ्रू मॉल। दीदी एक एग्जांपल दे सकते हैं आप? क्या बोल रहे हो? यस, एक एग्जांपल कॉर्पोरेटिव स्टोर्स के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जनरली, जैसे मैं बताऊं ना, तो ऐसे अमूल के खुद के भी आउटलेट्स है, या अमूल इज आल्सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। तो उसके खुद के भी आउटलेट्स है, तो उसके अंदर के जो एम्प्लॉइज वगैरह है ना, तो उनको कुछ दिया जाता है पर्टिकुलर, या वो खुद उस स्टोर से वो लोग परचेज कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, या फिर क्या ऐसा। क्योंकि अमूल इज नॉट अ कंपनी, अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कंपनी से। तो ऐसे खुद के स्टोर्स उनके होते हैं जो एम्प्लॉइज के लिए हो, उसके मेंबर्स के लिए ही हो, ठीक है। फिर है सेल थ्रू मॉल, सो यू नो अबाउट द मॉल, अल्फा वन एंड ऑल, अहमदाबाद वन, राइट, अल्फा को चेंज करके अहमदाबाद वन है, बहुत सारे, इतने सारे मॉल्स है। दिल्ली में आप देख लो, बेंगलोर